छठवें तकनीकी सत्र में आपका फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जो प्रतिभागी गण अभी नहीं आए हैं, कृपया जल्दी से जल्दी आकर सभागार में अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच इस तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करने प्रोफेसर विभा त्रिपाठी मैडम आ चुकी हैं तथा इस तकनीकी सत्र के वक्ता प्रोफेसर आरसी पांडा सर भी आ चुके हैं। कुछ ही क्षणों में वो सभागार में आ जाएंगे। आप सभी प्रतिभागी गण से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। विषय को शुरू करने के लिए और इसकी अध्यक्षता करने के लिए मैडम प्रोफेसर विभा त्रिपाठी तथा इसके वक्ता प्रोफेसर आरसी पांडा सर हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा कृपया आप मंच पर आएं और अपना आसन ग्रहण करें, जिससे इस सत्र की औपचारिक शुरुआत की जा सके। अब इस सत्र की औपचारिक शुरुआत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा इस राष्ट्रीय कार्यशाला के समन्वयक डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर से कि कृपया आएं और हमारे अतिथिगणों का स्वागत करें। धन्यवाद सर। अब इस सत्र की औपचारिक शुरुआत करते हुए हमारे बीच इस तकनीकी सत्र की अध्यक्षा प्रोफेसर विभा त्रिपाठी मैडम मौजूद हैं। मैडम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विधि संकाय में वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। एक औपचारिक परिचय के रूप में मैडम के बारे में मैं बताऊंगा। शी स्टार्टेड हर टीचिंग करियर इन 2001 at Agra College and now moved to DDU Gorakhpur and finally joined Lai School BHU in 2002. Madam has received many awards such as the President of India Dr. Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Vidushi Ratna Samman Varanasi, the Vishisht Shiksha Samman by Maitri Bhavan and Bharat Jyoti Award. She has supervised 8 LLM dissertation and has acted as resource person in several times. She has more than 60 articles to his credit. Her write-ups have been published in various reputed journals including EPW, that is Economic and Political Weeklies. She has authored one book titled Contempt of Court, Freedom of Speech, Exploring Gender Biases. She has attended 15 national and 5 international seminars till date. She has a visiting faculty at the Center of Women's Study and Development BHU, Agrisen Kanya PG College, Varanasi, DAV College and VKM Kamaksha. She has served BHU in various capacities including member of Academic Council. Presently, she is a member of various body of BHU, including the Legal Cell and Women Grievance Cell. Her area of special interest are feminism and legal status of vulnerable classes. मैडम, इस कार्यशाला के इस तकनीकी सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस तकनीकी सत्र के हमारे पास जो वक्ता हैं प्रोफेसर आरसी पांडा सर वर्तमान में संस्कृत विद्या धर्म संकाय में है। सर अभी विद्या धर्म संकाय से जुड़े होने पर भी आप कुलपति महर्षि पाणिनीय संस्कृत एवं वैदिक यूनिवर्सिटी उज्जैन में रहे हैं। अब आप वापस हमारे यहाँ इस विश्वविद्यालय में हैं और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। सर का आज का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो इस विषय पर सर का हमें आशीर्वाद मिलेगा और इस मंच को आगे मैं अध्यक्षा मैडम को सौंपता हूं ताकि वह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। कार्यशाला में उपस्थित हमारे गुरुजन प्रोफेसर आर कृष्ण मुरली जी, मैडम आभा त्रिवेदी मैडम और कार्यशाला में आए हुए हमारे प्रतिभागी, इस सत्र की कुछ विशेष बातें हैं जिसमें मैं थोड़ा सा आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहूंगी। अभी मयंक ने मेरा परिचय पढ़ा तो दूर दूर से उसमें इस विषय का कहीं सरोकार नहीं था, लेकिन
कुछ मामलों में संबंधों का निर्वहन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब मुझे पता चला कि इस केंद्र के ही समन्वयक ने मेरा नाम प्रस्तावित किया है कि एक सत्र की अध्यक्षता आपको करनी है, तो मैं उसे मना नहीं कर सकी। और दूसरी चीज़ थी कि इस जो विषय मुझे दिया गया था वो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी मुझे लगा कि ठीक है, ये जो विषय मिला है लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर तो मेरी विशेषज्ञता नहीं है, किंतु लोकतंत्र की बात मैं थोड़ा सा समझती हूँ, क्योंकि मेरे पीएचडी के टॉपिक में डेमोक्रेसी ही मेन कॉन्सेप्ट था जिस पर कि हम लोगों को बात करनी थी। और अब मैं देख रही हूँ कि जो आपको विषय दिखाया जा रहा है उसमें लोकतंत्र की अवधारणा भी गायब दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि विषय के मूल में लोकतंत्र की अवधारणा है और इसके इर्द गिर्द आपको लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है। तो चूंकि ये वैदिक विज्ञान केंद्र में 2 दिवसीय कार्यशाला वैदिक विधिशास्त्र को समझने के लिए आयोजित की गई है और समसामयिक विश्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये समझने के लिए आयोजित की गई है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वेदों में लोकतंत्र की बातें थीं। तो अगर उस पर आप थोड़ा सा, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में और यजुर्वेद में गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के तत्व उसमें समाहित थे। और वर्तमान समय में जो लोकतंत्र की अवधारणा से हम आप अवगत हैं वह भी अत्यंत प्राचीन है। अब देखना यह है कि इस लोकतंत्र की जो वर्तमान अवधारणा है उसके जो बीज तत्व हैं उनमें से कितने वेदों में उपलब्ध थे और कितनों का परिवर्तित स्वरूप हमें वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। यानी वर्तमान से पीछे की ओर और वेदों से आगे की ओर जब हम चलते हैं तो एक बीच का संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो इस डेमोक्रेसी को जो आप जानते हैं वो ये कहती है कि ये 440 ईसा पूर्व हेरोडोटस के समय से इस शब्द का चलन हुआ और इसमें ये बातें आई कि लोकतंत्र से हम कितने प्रकारों को निकाल सकते हैं, इसके आयाम क्या हो सकते हैं, इसके तत्व क्या हो सकते हैं। तो ग्रीक भाषा का शब्द जो डेमोक्रेसिया था उससे डेमोक्रेसी शब्द निकला जो 2 शब्दों से मिलकर बना था, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का मतलब पीपल और क्रेटोस का मतलब शासन। तो लोगों का शासन यानी प्राचीनतम परिभाषा जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए। जब इसको हम कार्य रूप में परिणित करेंगे तो वह लोक प्रशासन, एक सुप्रशासन या गुड गवर्नेंस, आजकल अंग्रेजी के शब्दों से आप ज्यादा कम्युनिकेट करने में सुविधा होती है, आप समझ पाते हैं। तो सुशासन तभी होगा जब हम इस लोकतंत्र की अवधारणा के साथ चलेंगे। अब बात आती है कि भारतवर्ष में जो हम कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया, क्योंकि लोकतंत्र के कई प्रकार हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है। तो हमने ये देखा कि भारत में हमने उदार लोकतंत्र की अवधारणा को अपनाया है, लिबरल डेमोक्रेसी को अपनाया है। तो इस लिबरल डेमोक्रेसी में कुछ अपने तत्व होंगे, यानी हमारे वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य, जिसको कि आज की तारीख में कई विद्वान हैं जिन्होंने ये कहा कि देयर कैन नॉट बी ए जेन्युइन डेमोक्रेसी विदाउट फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर कैन नॉट बी जेन्युइन फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन विदाउट डेमोक्रेसी। यानी लोकतंत्र के अभाव में आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभाव में लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की बातें
हमारे लोकतंत्र में आती हैं और यहाँ से हम आगे जब बढ़ते हैं तो आता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी हमने यूनान से भी बातों को लिया, मिस्र से भी बातों को लिया, तो फिर हमारी संस्कृति की बात आ जाती है कि हमने चाहे यूरोप का पुनर्जागरण का समय हो और चाहे अन्य फ्रांसीसी क्रांति का समय हो, उन समयों से जो तत्व निकल कर आए, चाहे वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हो या न्याय, साम्य और सद्विवेक हो, इन तत्वों को हमने अपने लोकतंत्र में समाहित करने की कोशिश की। और इसीलिए कुछ लोग लिख कर गए कि यूनान, मिस्र, काबा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो इस भारतवर्ष में इस उदारवादी लोकतंत्र के साथ जिन बातों को लेकर के हम चल रहे हैं, और साथ के साथ में आपको यह भी बताना है कि लोक प्रशासन क्या है। तो जो प्रशासन जनता के लिए सीधा उससे जनता जुड़ी होती है, उस प्रशासन को हम लोक प्रशासन कह सकते हैं। इसमें सार्वजनिक नीतियां भी होती हैं, इसमें व्यक्तिगत नीतियां भी होती हैं, और यह एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यह एक अंतर विषयी विषय है। और इसमें अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्रबंध शास्त्र एवं समाज शास्त्र का समुच्चय है। यानी इन विषयों को जब आप जानेंगे तब आप लोक प्रशासन को समझ पाएंगे। और इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करनी है तो आपको इंटरनेशनल या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी को भी जानना होगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी 1997, जिसमें ऐसे तत्वों को और ऐसी बातों को समाहित किया गया है जिसके आधार पर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या कर सकते हैं। यानी वेदों से चलकर निकली हुई लोकतंत्र की बात जब इंटरनेशनल या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में तब्दील होती है तो यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र एक शाश्वत अवधारणा है जो निरंतर चलती आ रही है। यह निरंतर चलती रहेगी, इस पर कोई विराम नहीं लग सकता, और आपको इसे सजीव बनाए रखना है, इस लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखना है। और इस लोकतंत्र की जीवंतता के लिए अनेकों चीजों को हम लॉ की भाषा में कहते हैं कि देयर आर सर्टेन साइने क्वा नॉन्स, कुछ अपरिहार्य चीजें हैं जो इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। आप उनमें से किन चीजों को आत्मसात कर पाते हैं और किन चीजों के साथ आगे बढ़ पाते हैं, ये बात समझने की है और मूल्यांकन करने की भी। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के बारे में जब हम लोग आते हैं, लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से उसको जोड़ करके देखते हैं, तो फिर आती है बात रूल ऑफ लॉ की। लोकतंत्र के साथ कानून का शासन, जो हमारे कानून के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, जुड़ा हुआ है। तो रूल ऑफ लॉ, हाउसोएवर यू मे बी, यू कैन नॉट बी अबव द लॉ। आप कितने भी ऊपर क्यों ना हो, कानून से ऊपर आप नहीं हो सकते हैं। और इसी कानून को कार्य रूप में परिणित करने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं वो प्रशासन कहलाता है। तो इसका मतलब है कि आप में कौन सी वो बातें हैं जिनको कि आपको अपने अंदर तलाशनी है कि ये डेमोक्रेटिक फीचर हमारे अंदर आ पा रहा है कि नहीं। तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी ये कहती है कि हम लोकतंत्र में विविधता देखते हैं, लोकतंत्र में वैविध्य है। यानी प्रत्येक देश की अपनी कुछ राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं और वह उन विशिष्टताओं के साथ अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहा है कि नहीं। आप उसकी सारी विशिष्टताओं को दरकिनार कर उसको कहेंगे कि आप अभिव्यक्त कीजिए तो उसकी आत्मा कहीं खो जाएगी। इसी तरह से भारतवर्ष में वह लोकतंत्र जिसको लिबरल डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसमें बीज तत्व है कि सब व्यक्तियों के मानव अधिकार सुनिश्चित किए जाएं, व्यक्तियों का मौलिक स्वातंत्र्य सुनिश्चित हो,
तो मानव अधिकार और मौलिक स्वातंत्र, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी हम मान्यता दे रहे हों, जिसमें हर व्यक्ति का अपना से हो, उसे संरक्षण प्राप्त हो, वह यह सोच सके कि हाँ, व्यक्ति, क्योंकि आप संविधान के स्टूडेंट हैं और आप जानते हैं कि वहां अनुच्छेद 21 व्यक्ति की बात करता है, व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की बात वहां की गई है। वहां नागरिक जैसा आजकल चल रहा है, नागरिकों की बात आप छोड़ दीजिए, तो केवल अनुच्छेद 21 कहते हैं कि अगर रहे तो किसी व्यक्ति को कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि उसके आयाम इतने ज्यादा विस्तृत हो चुके हैं, उसमें इतनी बातें समाहित हो चुकी हैं। लेकिन डेमोक्रेसी के साथ एक हार्डशिप है। वो हार्डशिप ये है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप अपनी जिम्मेदारी से कभी भी अलग नहीं हट सकते। तो इसके कोर फीचर्स में आ जाता है ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन। यानी कोई चीज ओपेक नहीं होनी चाहिए, हर चीज पारदर्शी होनी चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है, और आपको यह देखना होगा कि इस पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए आपने क्या भूमिका अदा की है, आपने उसमें क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भागीदारी सुनिश्चित होगी, और फिर नीतियों के नियंताओं को आप जवाबदेह बना सकते हैं, उनकी जवाबदेही भी आपको सुनिश्चित करनी है। तो ये कोर फीचर है लोकतंत्र का, और कैसे आप किसको जवाबदेह बना सकते हैं, किस हद तक आप भागीदारी कर सकते हैं, किस हद तक आप अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। और जो कानून के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि असहमति भी लोकतंत्र का एक सेफ्टी वॉल्व है। ये डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक लेक्चर में कहा। आपको ये पता होना चाहिए कि असहमति से हमें कभी भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर हम असहमत हैं और हमने उसको अपनी बात को अभिव्यक्त किया है, तो वो आपके निर्णय लेने की क्षमता को और समृद्ध करेगा, उसमें कहीं कोई वो कुठाराघात नहीं करेगा। तो असहमति को भी महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा सेफ्टी वॉल्व है, और कभी भी हम इसको अलोकतांत्रिक कह करके और उसको अलग नहीं कर सकते, उसे छोड़ने की बात नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विकसित करने के लिए, लोक प्रशासन को समृद्ध रूप से चलाए रखने के लिए जो बीज यंत्र है वह लोकतंत्र है और उसकी आत्मा है। इसको बचाते हुए, इसको बनाए रखते हुए, और इन बातों के साथ मैं अध्यक्ष इस सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर R.C. पांडा जी की बातों से आपको समृद्ध करने के लिए अब उनको मंच देती हूं और आमंत्रित करती हूं। इस सत्र के परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदया, जो कि कानून की मर्मज्ञ विदुषी हैं, मेरे सामने उपस्थित प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, प्रोफेसर आभा द्विवेदी जी, एवं मेरे मित्र जो लॉ फैकल्टी के विद्वान लोग, और इस कार्यशाला के सहभागीगण, मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैं इस विषय पर वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया हूं। विषय है, मुझे तो कहा गया था वही कि आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन। मैंने कहा भैया ये तो किसी पॉलिटिकल साइंस के आदमी को बुलाना चाहिए, हम संस्कृत व्याकरण के छात्र, अभी हमको कैसे बुला रहे हैं। त्रिपाठी जी से कहा मैंने अध्यक्षता एक लॉ फैकल्टी की मैडम कर रही है, मैंने कहा उन्हीं से कहिए आप कि वही मुख्य वक्ता बने, मैं अध्यक्ष बन सकता हूं,
क्योंकि हमारी आदत बन गई है, जब कुलपति हम हुए थे केवल अध्यक्ष ही बनते थे। तो त्रिपाठी जी ने हमारी बात को ध्यान से सुना और वो हो सकता है उसको हृदयंगम भी किया होगा। उसके बाद मैडम से निवेदन किया, मुझे पता नहीं फिर हमको जो है आप जैसे कानून के छात्रों के बीच में, हम तो आप लोगों को हमारे लिए टाइगर समझते हैं, क्योंकि एक संस्कृत का विद्वान आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर वेद के आधार पर कहेंगे। जो भी है, उपेंद्र त्रिपाठी जी हमारे छोटे भाई हैं, उनकी बात को मैं माना। मैंने कहा चलिए देखिए, और परसों रात को 10:30 बजे उन्होंने कहा, मैंने कहा 5-7 दिन पहले कहते तो कुछ देख लेता, लेकिन जैसा ही है आप उसको, आई थिंक यू विल लिसन टू मी, और आप लोग क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, ये आपके ऊपर है। अभी ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोक प्रशासन और डेमोक्रेसी के बारे में मैडम का विषय ही है, थीसिस है उनका ये। इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि रिलेशन जो होता है उसको हिंदी में, संस्कृत में संबंध कहते हैं। संबंध दोनों के बीच में होता है, तब दो चीज रहती है उसमें संबंध होता है। हमारे यहाँ तो कहा विश्वम एक नीडम, हमारे यहाँ तो कहा वसुधैव कुटुंबकम, हम तो एक परिवार के हैं, हमको रिलेशन नहीं समझना है, हमारे साथ संबंध है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये बाद की कंसेप्ट है, तो इसलिए हम जो सोच रहे हैं थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा जितना हो सके। अभी लेकिन एक प्रश्न ये है कि इस विषय की चर्चा की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है कि हम वेद को आधार करके लोक प्रशासन के बारे में विचार करें? क्या कुछ कमी आ गई जो अभी पढ़ रहे थे आप लोग, या जो चीज चल रही है? ये जो लोक प्रशासन, ये लोगों से जुड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है ये लोक प्रशासन से लोगों के जो हित है वो साधित नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि लोक प्रशासन आजकल कहीं ना कहीं थोड़ा प्रदूषित है। इसलिए लोगों को लग रहा है, जैसे जो वैदिक विज्ञान केंद्र के जो भी लोग हैं, उनको लगा कि इस पर विचार किया जाए, क्योंकि वेद जो है, आपको मैं बताऊं, ज्ञान राशि है, शब्द राशि है। वेद ज्ञान वहाँ हर प्रकार का है, लेकिन वैदिक सूक्तों को जब हम पढ़ते हैं, वेद का मतलब ये है कि वेद से लेकर के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, ये सब वैदिक वाङ्मय में आता है। हमारी वर्तमान जो स्थिति है, ये सभी को हम वेद कहते हैं, वैदिक वाङ्मय कहते हैं। तो जब लोकतंत्र समझेंगे या लोक प्रशासन समझेंगे तो ये सबको लेकर के चलना है। उसके साथ साथ एक बात मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ केवल वेद नहीं है, जितने भी प्राचीन शास्त्र है, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जितने भी दूसरे शास्त्र हैं, पुराण है, सभी वेद को आश्रित करके ही बनाया गया है, वेद के सिद्धांतों को लेकर के ही बनाया गया है। क्योंकि वेद हम सब पढ़ने में असमर्थ रहे, इसलिए थोड़ा सरल भाषा में, थोड़ा सरल करके उसको, सिद्धांतों को प्रतिपादन किया गया है। और उसको हम कहते हैं स्मृति। उसको हम कहते हैं स्मृति। मतलब केवल मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये स्मृति नहीं है। स्मृति का मतलब वैदिक सिद्धांतों के आधार पर रचित कोई भी ग्रंथ, शास्त्र हो, स्मृति हो, ये सब स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। इसलिए कालिदास ने कहा, श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्।
श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। श्रुति का जो अर्थ है, ये स्मृति मानने के लिए बाध्य है। उसी सिद्धांतों के आधार पर वो अपने विचार प्रकट करेगा। यदि नहीं करता है तो वो श्रुति विरोध होने के कारण उसको हम नहीं मान सकते हैं। तो इसका मतलब है, जब लोक प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे, केवल वैदिक वाङ्मय को लेकर नहीं, उसके आधार पर रचित जो ग्रंथ है बाद में, उनको भी लेंगे और उनके आधार पर हम चर्चा करेंगे। जबकि वेद जो है प्रकृति की पूजा, वेद में प्रकृति की पूजा की जाती है, इसलिए आपको वृक्ष की भी पूजा होती है, इंद्र की भी पूजा होती है, अग्नि की भी पूजा होती है। लेकिन उसके बाद जब ये लोक प्रशासन की चीजें जो है बाद में जो स्मृति ग्रंथों में अधिक मिलता है, तो मैं यहाँ एक कौटिल्य अर्थशास्त्र है, आप लोग जानते होंगे कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो आप लोगों के बहुत उपयोगी ग्रंथ है। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है, उसके आधार पर कुछ लोक प्रशासन के तत्वों को बहुत संक्षेप से मैं बोलूंगा। लोक प्रशासन, इंटरनेशनल रिलेशन, और मैडम अभी कह रही थी डेमोक्रेसी। भैया ये तो एक एक विषय है जो कि एक एक सत्र चलने वाली चीज है। तो थोड़ा बहुत हम आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। वेदों के आधार पर, मतलब मैं कौटिल्य अर्थशास्त्र के आधार पर अभी लोक प्रशासन के बारे में कुछ संक्षिप्त से आपको बताऊंगा। आप कहेंगे कि क्यों भैया, आज के युग में, जिस युग में रोबोट आकर के वो आईटी में, आईआईटी में उस दिन वो आई थी ना, क्या नाम, हाँ सोफिया आई थी, इस युग में आप वेदों को क्यों जा रहे हैं? क्या जरूरत है? हम लोग आगे बढ़ें, पीछे ना देखें। लेकिन एक बात मैं कहूं मित्रों, पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते मूढ़ः परप्रत्ययनेय बुद्धि। आप कोई चीज पिताजी कह रहे हैं, दादाजी कह रहे हैं, उसको निग्लेक्ट मत करिए, उसकी परीक्षा निरीक्षा करिए। यदि आपके उपयोगी है, यू एक्सेप्ट इट, इफ इट इज नॉट यूजफुल फॉर यू, रिजेक्ट इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन आंख मूंद करके मत कहिए अरे वो संस्कृत का है, नो नो नो, वी डोंट नीड दैट, ऐसा मत कहिए। इसलिए कहते हैं संतः परीक्षा नतरत भजन्ते मूढ़ परप्रत्ययने बुद्धि। जो सज्जन लोग होते हैं वो परीक्षा निरीक्षा करते हैं। यदि वो नई चीज है उसकी भी परीक्षा निरीक्षा करते हैं, और यदि पुराने चीज है उसको भी परीक्षा निरीक्षा करते हैं। उसके बाद यदि हमारे उपयोगी है तो वो स्वीकार करते हैं, अदरवाइज दे रिजेक्ट इट डायरेक्टली। अभी ये जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, उसमें हम जब लोक प्रशासन के बारे में, लोक शासन के बारे में चर्चा करने जाएंगे, कुछ शब्दों को समझेंगे। शासन क्या है, प्रशासन क्या है, प्रशासक क्या है। शासन का जो अर्थ है उसको कौटिल्य ने कहा कि शासन का मतलब है निकृष्टस्य हित साधनादौ। निकृष्ट का मतलब नहीं है कि वो खराब आदमी या नीच है, ऐसा नहीं। दीनहीन जो है, जो दीनहीन है समाज में, उसके हित साधन के लिए शासन होता है। शासन हम केवल हमारे स्तर के जो लोग हैं उनके हित साधन नहीं है। मेरे बेटे हैं, मेरा बेटा यदि है तो मैं चीफ मिनिस्टर हुआ तो मेरा बेटा हो जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर। वो नीचे नहीं जाएगा, राज्य मंत्री नहीं बनेगा या एमएलए खाली नहीं बनेगा। मैं चीफ मिनिस्टर, मेरा बेटा कैबिनेट, ये कोई बात नहीं है। आप देखिए जो कार्य कर रहा है, जो कहते हैं ना ग्रास रूट में जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आप काम करिए। यही है शासन आपका। शासन नहीं है कि हमारे स्वार्थ सिद्धि के लिए। और एक बात, प्रशासन का जो डेफिनेशन दिया गया है, शिष्यादीनाम इष्टादि बोधनाय
कर्तव्यता बोधक वाक्योच्चारणम, मतलब शिष्यादि नाम मतलब प्रजा भी, क्योंकि प्रजाओं का हित जैसा हो, इष्ट साधन जो हो। मुझे बिजली चाहिए, प्रजाओं को क्या चाहिए? हर रोज बिजली चाहिए, हर रोज पानी चाहिए, हर रोज सुरक्षा चाहिए, खाद्य चाहिए, मकान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये इष्ट साधन है। इस इष्ट साधन के लिए जो अपना काम करता है उसी को प्रशासन कहते हैं सही तरीके से। और यदि ये नहीं होता है तो प्रशासन नहीं है, कुशासन है। ये सुशासन नहीं है, कुशासन है। तो ये प्रशासन, तो पहली बात यह है कि शासन और प्रशासन जो दीनहीन लोग हैं उनके हित के लिए होता है, और जो इष्ट साधन है जनता के उसके लिए होता है। यदि वो नहीं होता है, वो शासन शासन नहीं है, वो प्रशासन प्रशासन नहीं है। ओके, अभी हमारे प्रशासक क्या है, जो उसको संस्कृत में प्रशासता कहते हैं, क्योंकि शास धातु है। जैसे कर्ता कहते हैं कृ धातु से कर्ता, शास धातु से शास्ता होता है, प्रशासता मतलब प्रशासक। तो प्रशासक कैसे होना चाहिए? तो कहते हैं प्रशासता प्रशासन कर्तरी राजा दो, राजा प्रशासक है, राजा प्रशासक है। और प्रशासक कैसे होना चाहिए इसके बारे में कौटिल्य अर्थशास्त्र में पूरा 6-7 गुण दिया गया है। अभी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भगवान रामचंद्र, वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी को भगवान के रूप में चित्रित नहीं किया गया, पुरुषोत्तम के रूप में, उत्तम पुरुष रामचरितमानस में भगवान के रूप में कहा गया। तो वाल्मीकि रामायण में भगवान को पुरुषोत्तम माने उत्तम पुरुष। हम लोगों में जैसे कि कोई बहुत अच्छा आदमी होता है तो हम लोग उसका सम्मान करते हैं, तो वो पुरुषोत्तम है। तो पुरुषोत्तम उन्होंने सीता मैया को परित्याग कर दिया। वो राजा थे, सब कुछ पावर शक्ति उनके पास थी, तब भी सीता मैया को किसी धोबी के कहने पर उनको दूर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। ये राजा है, क्योंकि प्रजा जो कहती है उसको राजा मानता है। यदि प्रजा कहती है तो राजा मानता है, लेकिन प्रजा भी ऐसे हो जिसमें वो विश्वसनीयता और उसमें हो। ऐसा नहीं कि राजनीति करने वाले लोग इधर उधर सब बोलते रहते हैं। तो भगवान रामचंद्र जैसे शासक हो, और उन शासक में क्या क्या गुण चाहिए, ये यदि गुण उस शासक में रह गया, शासन बहुत अच्छा होगा, नहीं तो शासन हो ही नहीं पाएगा, शासन बाधित होगा हमेशा। पहला जो गुण है, उन्होंने कहा इंद्रिय अरिषड वर्ग त्यागेन इंद्रिय जयम कुर्वीत, ये शब्द है उनका। अरिषड वर्ग त्याग, अरिषड वर्ग क्या होता है? काम, मनुष्य के 6 शत्रु होते हैं, नित्य शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य, ये 6 होते हैं। इन 6 को, ये 6 जो शत्रु है उनको पराजित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो शासक सही शासक नहीं बनेगा। आप जानते हैं आजकल पेपर में निकलता रहता है कि कोई विधायक कुछ कर दिया, ये क्या है? काम क्रोध, तो काम तो रहना नहीं चाहिए। और आप लोग यदि ऐसा करेंगे तो हमारे प्रतिनिधि कैसे होंगे? क्या ऐसा कोई कानूनविद आप लोग हैं? ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता है जो ऐसा किया और प्रमाणित हो गया तो उसको विधायक पद से हटा दिया जाए, या एमपी पद से हटा दिया जाए, मंत्री पद से हटाया जाए। निश्चित रूप से कभी भी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेरा कोर्ट केस चल रहा है और मैं कल कोर्ट केस चल रहा है, वो साबित तो नहीं हुआ, मैं फिर दूसरे जगह लड़ूंगा फिर चुनाव। तो ऐसे है कि
काम क्रोध तो नहीं होना चाहिए कहीं किसी को भी। आपके हेड साहब हैं, डीन साहब हैं, वाइस चांसलर साहब हैं, यदि क्रोध हो गया तो कभी भी संस्था, विभाग, संकाय और यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं चलेगी। देश प्रदेश की बात तो अलग। क्रोध मतलब हमारे गीता में, भगवत गीता में कहा गया है, आप जानते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणाश, नाश का मुख्य कारण क्रोध है, क्रोध कभी नहीं। अच्छा, आप लोग भगवत गीता इसमें जो रविवार को होता है, वो त्रिपाठी जी ही उसके सचिव हैं, उसमें जाते हैं या नहीं जाते हैं? आपको मैं बताऊं, अभी मैं कहीं गया था किसी यूनिवर्सिटी में, मैंने कहा बीएचयू में पहले मालवीय जी ने क्या किया था, आप इंजीनियरिंग पढ़ो, मेडिकल पढ़ो, लॉ पढ़ो, मैनेजमेंट पढ़ो, एग्रीकल्चर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन गीता परीक्षा को पास करना होगा अनिवार्य, अन्यथा यू विल नॉट द गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ये था नियम। ये यदि भगवत गीता जो है ना, यदि महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी हुए, हमारे बापू हुए, हमारे राष्ट्रपिता हुए, भगवत गीता के कारण हुए। यदि विवेकानंद विवेकानंद के रूप में परिचित हुए, भगवत गीता के कारण हुए। आप चाहे कोई, आप बड़े सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बन जाइए, कुछ चीफ जस्टिस बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, लेकिन भगवत गीता आपको, मैं एक बात मैं पर्सनल बताना चाहता हूँ। 1988 में रस्तोगी साहब यहाँ कुलपति थे, प्रोफेसर आरपी रस्तोगी। मैं यहाँ रीडर के रूप में 88 में सिलेक्ट हुआ, उड़ीसा से आया था, 32 साल का उम्र था। यहाँ जैसे ही डिपार्टमेंट में आया, कोई रीडर प्रोफेसर था नहीं, मैं हेड बन गया। हेड जब बन गया, एक दिन मुझे रस्तोगी साहब बुलाए, कहे कि पंडा जी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है हेडशिप में? मैंने कहा नहीं सर, ना यहाँ के लोकल लोग आपको परेशान नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं सर, कोई लोकल लोग तो हमारे साथ है। तो नहीं, एक काम है, जब भी आपको तनाव होगा भगवत गीता पढ़िए। मैंने कहा मैं 5-5 श्लोक पढ़ता हूँ सर, प्रतिदिन स्नान के बाद बैठता हूँ, 5 श्लोक पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का जो समस्या है, इस समस्या को समाधान करने के लिए भगवत गीता का ही सहारा लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भगवत गीता ऐसा एक ग्रंथ है, ये तो मैं कहता हूँ जो आप लोगों की भाषा है ना, वो सेकुलर, सेकुलर शब्द हम लोगों का नहीं है, हम तो सब सेकुलर ही है। ये आप लोगों की भाषा है, संविधान में लिखा है, कहीं कह रहे हैं लोग। तो सेकुलर हमेशा चिल्ला रहे हैं, वो क्या नाम, कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं। हम सब सेकुलर है। इस भारत भूमि में जो पैदा हुआ वो सेकुलर है, वो सेकुलर है, क्योंकि हम नदी के पुत्र हैं। नदी के, सिंधु नदी के किनारे हम आए हैं, किनारे से आए हैं, इसलिए हम कैसे सेकुलर, ये खराब, ये अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं हिंदू भवतु सुखिनः, सुखी, ये नहीं कहते हैं। हम कहते हैं सर्वे, let he be the Christian or Muslim or anybody, everybody should be happy, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसलिए हम सब सेकुलर है। इफ यू आर born in this land, you are secular। अब यदि यू सेकुलर नहीं है, जैसे मेरे पिताजी मुझे बड़ा किए, मेरा नाम रामचंद्र दिए, मैं राम नहीं बना पाया, रावण बन गया, तो उनकी क्या गलती है? तो इसलिए हमारे देश सेकुलर शब्द हमको, आई डोंट एक्सेप्ट इट। पॉलिटिकल लोग कहेंगे कि तुम एक्सेप्ट करो न करो, हमारे संविधान में, संविधान तो ये भी है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत है ना। वो कैसे हैं मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आना, आप लोग समझते होंगे, हम कानून तो पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो ये जो भगवत गीता है, ये सभी लोगों के लिए है, सभी, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जो भी हो,
ये सभी लोगों के लिए है। इसको हैंडबुक कहते हैं कि हैंडबुक ऑफ ए हाउस होल्ड स्टूडेंट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो है क्रोध जो है बहुत खतरनाक चीज है। उसको प्रशासक यदि क्रोध किया, कोई आता है कि सर मैं मिलना चाहता हूं कलेक्टर से, कलेक्टर कहते गेट आउट, से हिम टू गेट आउट। अरे आप क्यों हैं? यू आर पेड फॉर दिस। आपकी वेतन तो हमारा पैसा है टैक्स का, और आप पैसा लेते हो। मैं वाइस चांसलर था, सब कांग्रेस के लोग आते थे, बीजेपी के विद्यार्थी परिषद आता था, कई लोग आते थे, मैं किसी को नहीं कहता था। तो हमारे चपरा से सर ये कांग्रेस के नूरी खान है कि नूरी खान वहाँ कांग्रेस की बड़ी नेत्री है उज्जैन में। कहा नूरी खान बड़े खतरनाक हैं सर, उनको मत बुलाइए। मैंने कहा नो नो नो, आप बुलाओ, बात करेंगे कैसी है, हम देख तो लें। सबके साथ हम मिलते थे, क्योंकि हमको तो इसलिए नौकरी दी ना वहाँ वाइस चांसलर। हम जुटे खाली ग्रंथ पढ़ाने के लिए नहीं थे, ग्रंथ तो यहाँ पढ़ाते थे बहुत अच्छी तरह। तो इसलिए हम जो है हम सबके बात को सुनना है, सबकी बात को सुनना ये प्रशासक का काम है। क्रोध नहीं करना है, काम क्रोध लोभ तो करना ही नहीं है। आप जानते हैं एक गजभिये जी थे सागर यूनिवर्सिटी के कुलपति। सागर यूनिवर्सिटी के कुलपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के पहले वहां गजभिये कुलपति थे, और यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर होना है तो 10 लाख दीजिए, एसोसिएट होना है तो इतने लाख दीजिए, प्रोफेसर होना है तो इतने लाख दीजिए। अभी जेल में है। तो लोभ बहुत खतरनाक चीज है प्रशासक के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, ठीक है ना। तो उसमें तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं जो प्रशासक होगा वो ये सभी, और एक घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड मद, आई एम द कलेक्टर ऑफ दिस सिटी, ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो कलेक्टर हुए तो क्या हो गया? आप कलेक्टर, ये कलेक्टर शब्द उनको कैसे दिया गया? हिंदी में तो अच्छा है जिलाधीश, अंग्रेजी में कलेक्टर कैसे? ही हु कलेक्ट्स इज कलेक्टर। क्या वो टैक्स कलेक्ट करता है क्या ना, क्या करता है हमको पता नहीं। रेवेन्यू कलेक्ट करता है इसलिए कलेक्टर है, ये उसका काम वो है। तो कलेक्टर कहता है मैं पब्लिक से बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? तो इसलिए है ना भाई, करना चाहिए। ये घमंड नहीं होना चाहिए, तब प्रशासन ठीक नहीं चलेगा। यदि घमंड होगा, मद होगा, मात्सर्य होगा, तब वो सब। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये 6 जो शत्रु है उससे युक्त नहीं होना चाहिए प्रशासक को। एक दूसरी बात है, एक बहुत बढ़िया बात कहा, जो प्रशासक है वो वृद्ध संयोगेन प्रज्ञाम कुर्वीत। वृद्ध संयोगेन, वृद्ध का मतलब है ज्ञान वृद्ध, विद्या वृद्ध। जैसे मैं संस्कृत का आदमी कहीं किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बन गया, जनरल यूनिवर्सिटी में, मुझे तो लॉ मालूम नहीं, मुझे तो ये साइंस मालूम नहीं, तो मैं कैसे चलाऊंगा इस यूनिवर्सिटी को? तो मैं क्या करूंगा, जो उस विषय के प्रगाढ़ विद्वान, निष्पक्ष विद्वान है, उसकी कमिटी गठित करूंगा। भैया आप लोग मुझे दीजिए आइडिया कि इस फैकल्टी को, इस डिपार्टमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है। कलेक्टर को क्या मालूम है? इसी तरह कलेक्टर भी ये सभी जिस विषय में जो ज्ञान रखता है, विशेषज्ञता रखता है, उसको बुला करके, सिविल इंजीनियरिंग को बुला करके, कभी कभी वो जो मंदिर के हमारे विश्वनाथ मंदिर है वहाँ के दीवार वगैरह को देखते हैं, लेकिन उसका कार्रवाई वो नहीं करते उनके अनुसार, उनके सजेशन के अनुसार। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो शासक होता है, तत्त विषय के जो विद्वान हैं उनके समूह को बुला करके उनसे राय लेकर के प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए, अपना ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो सही प्रशासन कर सकते हैं। देखिए कितना उस समय कौटिल्य जी ने दिखा था कि वृद्ध संयोगेन प्रज्ञाम कुर्वीत। और तीसरा पॉइंट उनका कहना है
कि अभी क्या है कि हम सिंपल चीज, मैं एक विभाग का विभागाध्यक्ष हूं, तो कैसे चलाऊंगा उसको, आगे बढ़ाना चाहता हूं। 32 साल के उम्र में 1988 नवंबर में मैं हेड हो गया हमारे विभाग में, छोटा सा विभाग। और उसके बाद कंप्यूटर सीखने के लिए मैं कंप्यूटर सेंटर जाता था, कंप्यूटर सीखने के लिए जाता था वहां उस समय। तो मैंने देखा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है, लड़के बैठते हैं ऐसे लिखते हैं। हमारे लड़के वो कुर्सी क्या कहते हैं उसको, चौकी पर बैठते हैं और जंघे पर रख करके लिखते थे। तो मैंने कहा कि एक ही बेटे के ये सब पुत्र है, एक लिखता है कितने अच्छी तरह और एक लिखता है कंधे जंघे पर रख करके कापियां। तो मैं गया, एक इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर तिवारी जी करके थे उस समय 88 में, उनके पास गया। मैंने कहा सर हमको 30 चेयर चाहिए, वो हैंड वाला चेयर। तो देना आपके फैकल्टी में तो सब वो होता है, वो चौकी है ना, चौकी होता है, वहाँ तो चेयर की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा सर आपके पिताजी धोती पहनते थे, आप पैंट शर्ट क्यों पहनते हैं? एक ही विश्वविद्यालय में हम हैं, हम अपनी संस्कृति को रखेंगे, संस्कृति को दूर नहीं करेंगे, लेकिन सुविधा लेंगे। तो सुविधा में लड़के यदि ऐसे बढ़ करके क्या करते हैं, पालथी मार करके उसमें ऐसे लिखेंगे तो डिस्टर्बेंस होता है। तो इसीलिए मैंने कहा तो तुरंत 30 चेयर उन्होंने किसी से कहीं से पैसा ला करके हमको दे दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे फैकल्टी में वो 30 चेयर आया था। अभी टूट गया है, बहुत दिन हो गया, 88 की बात है। तो बात यह है कि हम लॉ फैकल्टी में जाएंगे, क्या सुविधाएं हैं, हर फैकल्टी में जाकर के देखेंगे हमारे यहाँ है या नहीं। इसको कहते हैं चार चक्षु हो, मतलब कि मैं ऐसे आदमी को रखूंगा कि अभी हमारे नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा में। देखिए उड़ीसा को उन्होंने बहुत बढ़िया बना दिया है, रोड बढ़िया बना दिया है कई। तो वो अपने अपने लोगों को भेजता है मध्य प्रदेश, जब शिवराज सिंह चौहान थे चीफ मिनिस्टर, और जो अच्छे अच्छे स्टेट, गुजरात, जो अच्छे अच्छे स्टेट है उनको भेजता है। उनकी जो योजनाएं हैं, स्कीम्स है, उस स्कीम्स को लेता है और उनका एक पांड्यन करके चीफ सेक्रेटरी है, उसको स्टडी करता है और देन लागू करता है। इसको हम कहते हैं कि चार चक्षु हो, हर जगह क्या हो रहा है। अमेरिका में क्या हो रहा है, ये अमेरिका में क्या हो रहा है, जो अच्छी चीज हमारे लायक है उसको ले आए, इसको प्रशासन कहते हैं। हमारे जनता के लिए जो उचित है उसको ले आए। 2009 में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आ गया हमारी यूनिवर्सिटी में। मैं उस समय डीन था यहाँ, प्रोफेसर डीपी सिंह साहब थे वाइस चांसलर। तो कहा गया कि नहीं नहीं कंपलसरी, क्योंकि उस समय MHRD मिनिस्टर थे सिब्बल साहब, कहे कि आपको इसको लागू करना है, नहीं तो आपको बंद कर दिया जाएगा वो जो भी पैसा मिलता है। तो हम लोग भी, हमारे फैकल्टी में मैं डीन था तो मैं भी सभी को बुलाया कर दिया। कुछ लोग विरोध किए, पंडित लोग कहे अरे पंडित जी ऐसे क्या क्या कर रहे हो झूठे, सॉरी। ओह, अच्छा, मैंने तो सोचा था कि मैं इतना समय बोल पाऊं या ना बोल पाऊं, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ मैडम आपने तो लग दिया ये। तो मैं कहूँगा मैडम ने कहा इसलिए मैं यहाँ रख कर बंद करता हूँ। लेकिन एक बात कि हम लोग उस समय चॉइस बेस्ड उसकी मैं कह रहा हूँ, हमको ज्ञान होना चाहिए कहाँ क्या चल रहा है। अमेरिका में CBCS चल रहा था, लेकिन हमारे यहाँ ये उपयोगी है या नहीं देखना जरूरी है। अभी स्पंदन कल से है ना, आज से हो गया। अभी कुछ दिन लड़के वहां जाएंगे, नेचुरली जाएंगे, और दैट इज रिक्वायर्ड आल्सो, एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट्स। जाएंगे, पढ़ाई नहीं होगी, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का क्या सफल होगा बताइए आप। और एक बात, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का एक उद्देश्य था
कि जैसे मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, मैं व्याकरण का विद्यार्थी हूँ, मुझे लिंग्विस्टिक्स पढ़ना है आर्ट्स फैकल्टी में, तो मेरे लिए 3 क्रेडिट्स का कोर्स वहाँ बनना चाहिए, एंड देन आई विल गो एंड स्टडी देयर इन द क्लास, तो मुझे लाभ होगा। ये CBCS का मुख्य उद्देश्य था। जो माइनर इलेक्टिव कहते थे पहले, मेजर इलेक्टिव एंड माइनर इलेक्टिव, उसमें लेकिन वो लागू नहीं हुआ हमारे यहाँ। सब डीन कहेगी नहीं नहीं नहीं, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास क्लासरूम नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते। इंट्रा फैकल्टी इंटर फैकल्टी नहीं हो पाया दोनों, तो इसलिए CBCS तो लागू हुआ लेकिन नॉट सक्सेसफुल। इसलिए उसी समय मैं जब डीन था 2012 में हमारा ख़त्म हुआ, उसी के पहले साइंस के डीन, आर्ट्स के डीन और हम बात कर रहे थे कि इसके विरोध में हम लोग एकेडमिक काउंसिल में एक प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि वाइस चांसलर चाहते हैं और वहाँ MHRD चाहता है। तो बात यह है कि हम लोग हर स्टेट से, हर कंट्री से सब कलेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे जो उपयोगी है उसको हम डालेंगे। मुझे सभी खेलों के बारे में जानना चाहिए, लेकिन सभी खेलों में मैं भाग नहीं ले सकता हूँ। बॉक्सिंग में मैं चला जाएगा टाइसन के पास, क्या होगा बताइए। तो इसलिए जो उपयोगी हमारे लिए हैं उसके वो करना चाहिए। ये प्रशासन का सबसे बड़ी बात है। मैडम अब 5 मिनट में हम समाप्त कर देते हैं। उसके बाद एक बात है कि विनय बहुत जरूरी है। विनय प्रशासन के लिए बहुत आवश्यक है। आइए आइए, कुछ लोग तो कहते हैं आइए आइए सर, अरे आप लोग आइए आइए, नहीं सर आप व्यस्त हैं, नो नो नो, कम, ऐसा करते हैं। ये विनय बहुत आवश्यक है प्रशासन के लिए। और प्रशासक यदि विनय नहीं, अभिनय हुआ, अविनीत हुआ, तब प्रशासन सही नहीं होगा और प्रजा संतुष्ट नहीं होंगे। प्रजा यदि संतुष्ट नहीं है तो शासन ठीक नहीं है। आजकल वही चल रहा है और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ ये जो आपके वेद विज्ञान केंद्र को या समन्वय जी को और उनके जो भी समिति के सदस्य हैं कि और जो आपके यहाँ के संयोजक हैं इस कार्यशाला के, कि इस तरह के विचार ये जो युवा वर्ग है इनके सामने आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि वेद को छोड़ करके भारत आगे बढ़ नहीं सकता है। भारत को यदि आगे बढ़ना है, वेद को रखना है। अंतिम में मैं एक बात केवल कहना चाहूँगा कि जो हमारे मालवीय जी ने कहा था, प्रातस्मरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने क्या किया था, इस विश्वविद्यालय को किस लिए स्थापित किया था? पारंपरिक ज्ञान तथा आधुनिक ज्ञान दोनों के समन्वय से चलना है आगे। इसलिए वो कहते थे सत्येन ब्रह्मचर्येण। आप लोग तो वो आपके आइडेंटिटी कार्ड में लिखा है ना, क्या है उस लोग? सत्येन, किसको याद आता है? किसको याद है? आपको याद है? वो आपको याद है? ये बेटी बोलो, हाँ तुम बोलो। बाहर से आई है तो यहाँ के स्टूडेंट किसको मालूम है बताओ? यहाँ का स्टूडेंट, हाँ हाँ बताइए। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात है कि ये जो सत्येन ब्रह्मचर्येण का मतलब क्या होता है? सत्येन ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्येण का संयम। संयम, ब्रह्मचर्य का 2 अर्थ है। एक तो संयम ही होना चाहिए और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको ठीक तरह से स्वाध्याय करना चाहिए। ये दोनों यदि आप करते हैं आगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे। आप बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, देश बढ़ेंगे तो हम जैसे लोगों को खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर RC पंडा सर। आपने विषय के एक पक्ष लोक प्रशासन को बहुत गंभीरता से लिया और शासन, प्रशासन और प्रशासक को आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश की, और चूंकि स्वयं वो प्रशासक का दायित्व निभा चुके हैं
तो उन्होंने व्यवहारिक धरातल पर अपने अनुभवों के आधार पर भी आपको अपने ज्ञान से समृद्ध किया। और ये चीज़ें रोचक इसलिए हो गई क्योंकि जब हम जीते हैं अनुभवों को और उसे व्यक्त करते हैं तो वो आपके दिलों में बहुत गहराई से प्रवेश करते हैं। In spite of enumerating the instances written over there, तो कुछ लिखा है उसको पढ़ने के जगह पर हम अपने अनुभव से जब कुछ कहते हैं तो वो आपको ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाता है, अपनी बातों को रख पाता है। तो ऐसे में मैं अब अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र एक आदर्श भी है और लक्ष्य भी, और लोकतंत्र में शक्ति का हमेशा विकेंद्रीकरण होता है, शक्ति हमेशा सीमित होती है, नियंत्रित होती है, और हर बार एक बारी-बारी से आपको उस शक्ति का प्रयोग करने का अवसर मिलता है। तो कभी भी आप में वो दंभ जो सर ने कहा वो नहीं आना चाहिए। और एक वाक्य है अंग्रेजी का कि लेट द पीपल हैव द ट्रुथ and freedom to discuss it and everything will go well। तो आपके पास सत्य होना चाहिए और उस सत्य पर विमर्श करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, फिर सब कुछ सही होगा। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि वेद हमारी जड़ें हैं और हम अपनी जड़ों से कभी भी अलग नहीं हो सकते। हमारा दायित्व है कि हम इन जड़ों को और गहराई प्रदान करें, तभी हमारी शाखाओं और प्रशाखाओं को विस्तार मिल सकेगा। बहुत आभार आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इस प्रकार ये तकनीकी सत्र यहीं समाप्त होता है।